Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the RBI के पर्सपेक्टिव से है। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो पब्लिश नहीं हुआ है विजयदशमी की वजह से। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है डिस्कशन में। एक जो न्यूज़ है वो द हिंदू के डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मीनिंग है कि द हिंदू का जो एप्लीकेशन है का जो वेबसाइट है वहाँ पे वो न्यूज़ पब्लिश। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ। तो फर्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है वो रेज होता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है। हमारे कंट्री के अंदर में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में जो बेंचमार्क्स हुआ करते हैं वो इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड हैं, वो किए जाते हैं। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसी एक्ट के थ्रू जो एमपीसी है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है। आरबीआई जो कि 1934 के एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था। कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में जो आरबीआई है इस एक्ट के थ्रू सेटअप हुआ था। तो काफ़ी बार आप देखिए उस कमीशन का जो नाम है वो रॉयल कमीशन के नाम से भी मेंशन किया जाता है, जिसको हिल्टन एंड यंग कमीशन के नाम से भी आपने रीड है वो किया होगा। जो हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट रोल है आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। 1935 के समय ये सेटअप हुआ था 34 के एक्ट के थ्रू। इनिशियल समय में जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता हुआ करता था, प्रेजेंट समय में जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अब आप देखिए कि उसी एक्ट के थ्रू एमपीसी है वो भी सेटअप होता है। इंटरेस्ट के जो बेंचमार्क्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिसीजंस हैं वो हुआ करते हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर हायर है, जो लिमिटेशन है इनका उससे हायर है तो उसको रेगुलेट किया जाता है। मनी सप्लाई के रिगार्डिंग में डिसीजंस हैं वो हुआ करते हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। अगर यहाँ पे जो लोगों का डिमांड है कि वो मोर पैसा है वो खर्च करें जिससे कि मार्केट को एक रेगुलेट कर सकें, तो आप देखिए मनी सप्लाई को जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज हैं वो कर दीजिए। तो कुछ टूल्स हैं वो अवेलेबल हुआ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास में। उन टूल्स के थ्रू ये जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। कुछ टूल्स आपको पता होंगे, आपने रीड भी किया होगा। कैश रिजर्व रेशियो है, जो कैश के अंदर में पैसा रखना होता है बैंक्स को अपने पास में इमरजेंसी सिचुएशन के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए स्टेचुटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है जो यहाँ पे मेंटेन करना हो। इसके अलावा रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे टूल्स हैं जो इनके पास में अवेलेबल होते हैं और उसी के थ्रू जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं कि बैंक रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। मेंबर्स कौन होते हैं एमपीसी के अंदर में, तो ये भी एक काफ़ी बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे क्योंकि 2017 के समय इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ था। एमपीसी जो कि आप देखिएगा आरबीआई एक्ट के थ्रू ही सेटअप है। इसके अंदर में 3 मेंबर्स हैं वो तो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से रिलेटेड कौन है, गवर्नर का जो चेयरमैनशिप है उसके अंदर में कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं और एक जो पर्सन है उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाए इस कमेटी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 3 जो मेंबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि 6 मेंबर्स हैं वो बनते हैं इसके कंपोजिशन के अंदर में। अभी रिसेंटली जो डिसीजन है वो क्या लिए गए हैं एमपीसी के द्वारा। तो पहले आपको जो रिसेंट हमारा कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और उसी में एक डिसीजन कुछ डिसीजंस को यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया। फर्स्ट अगर हम बात करें जो रेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि रेट्स के रिगार्डिंग में तो किसी भी तरीके का जो चेंज है वो नहीं किया गया। किसी भी तरीके का जो चेंज है वो नहीं किया गया। जो रेपो रेट है जो कि 5.50 के ऊपर यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर मेंटेन था उसको उसी तरीके से सेम वे में रखा गया है। न्यूट्रल जो स्टैंड है वो देखने के लिए मिलता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रेज होता है कि जो ये रेपो रेट है वो क्या है। काफ़ी बार इसी के बारे में जो डिस्कशन है वो हुआ करता है कि रेपो रेट में चेंज हुआ या नहीं हुआ। मेजरली बेसिस के ऊपर में इसी रेट को आप देखिए अप एंड डाउन है वो किया। एक इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर में जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, लैंड करता है जो मनी कॉमर्शियल बैंक्स को।
कि शॉर्टेज ऑफ फंड वहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो सेंट्रल जो आरबीआई के द्वारा पैसा है वो लैंड किया जाए। किनको पैसा लैंड किया जाए? सेंट्रल जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पे जो पैसा दिया जाता है उस रेट को यहाँ पे जो रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इसके रिवर्स के अंदर में आरबीआई के द्वारा उनका जो सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज किया जाता है या सिक्योरिटीज उनका ले ली जाती हैं, क्या ये भी यहाँ पे हुआ करता है? या कुछ यहाँ पे जो कोलेटरल बेसिस के ऊपर में उनको कुछ रखना होता है? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, रीड करना इसके बारे में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई के जो टूल्स हैं, उनका वर्किंग प्रोसेस है। इकोनॉमी के अंदर में 1 या 2 क्वेश्चन है वो ज़रूर यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे कंट्री का, उसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो डिसीजंस वो लिए गए हैं। फर्स्ट आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया था। तो हमारा जो मोर एक्सपोर्ट किस तरीके से कैरी आउट हो, कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ट्रेड है वो हो सके, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ जो स्टैंड है वो लिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो इंडिया जो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, तो वहाँ पे ब्रिक्स करेंसी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कहा गया था, जिसको भी यूएस के द्वारा ऑब्जेक्शन है वो किया जाता है कि अगर ब्रिक्स नेशंस अपना करेंसी को एग्जिस्टेंस में लाएंगे तो उनके द्वारा 100% जो टैरिफ है वो ब्रिक्स नेशंस के ऊपर इम्पोज है वो किया जाए। तभी यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट को डीपन करने के रिगार्डिंग में हमारा जो इंडियन रुपी है उसका इंटरनेशनलाइजेशन या रीजनल पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि उसका इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो सके, उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है वो लिए गए कि ब्रिक्स का करेंसी तो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, तो क्यों ना जो इंडियन रुपी है, क्यों ना जो इंडियन रुपी है उसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए रीजनल पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट आप देखिए कि हमारे जो बैंक्स हैं, फर्स्ट आप देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट की ओर डीपन करने के लिए इंडियन बैंक्स को अलाउ किया गया। इंडियन बैंक्स हैं उनको अलाउ किया गया है फाइनेंस करने के लिए कॉरपोरेट टेक ओवर को। कॉरपोरेट टेक ओवर को फाइनेंस वो किया जाएगा इंडियन बैंक्स के द्वारा, जो कि अर्लियर फेज के अंदर में बार था, मना था, उसको वहाँ पे अलाउ है वो नहीं हुआ करता। इंटरनेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग में क्या किया गया है, तो फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथ करने के रिगार्डिंग में है। बैंक्स जिनका ओवरसीज का ब्रांच है, हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं जो कि ओवरसीज के अंदर भी ऑपरेट हैं वो करते हैं, तो ओवरसीज का जो उनका ब्रांच है वहाँ से वो अपना जो इंडियन रुपी का जो डोमिनेशन है, इंडियन रुपी के अंदर में डोमिनेटेड जो लोन्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं उनकी रेजिडेंस को। हमारे कुछ नाइबर कंट्रीज के अंदर में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो लोन अलाउ करने के लिए अलाउ किया गया इंडियन रुपी डोमिनेटेड जो लोन है, कौन कौन से कंट्रीज में अलाउ किया गया है? श्रीलंका में, भूटान में और नेपाल के अंदर में। श्रीलंका, भूटान और नेपाल, ये 3 नेशंस हैं जहाँ पे अलाउ हुआ है। तो रीजनल बेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। इंडियन बैंक्स का जो कॉर्पोरेट टेक ओवर को फाइनेंस करने के लिए अलाउ किया गया, ये फाइनेंशियल मार्केट को डीपन है वो करे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक यहाँ पे जो डिसीजंस लिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन है जिसके रिगार्डिंग में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर में क्या यहाँ पे कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, तो उसके रिगार्डिंग में कोई डिसीजन है वो नहीं लिया गया है अभी तक आरबीआई के द्वारा। तो ये भी कुछ यहाँ पे डिस्कशन था, एक न्यूज़ ये भी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज 2 अक्टूबर का डे है। 2 अक्टूबर का जो डे है वो यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस का जो डे है उसके रिगार्डिंग में, जो कि महात्मा गांधी का एक इम्पोर्टेंट फिलोसफी है। बर्थ एनिवर्सरी है, हमारे 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एम के गांधी हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आप देखिए कि यहाँ पे जो बर्थ एनिवर्सरी। तो स्टूडेंट्स इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको एक बार हम रीड करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में शुरू करते हैं। इनिशियली पार्ट के अंदर में एक ये यहाँ पे एक डेट मूवमेंट है उसको ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप देखिए कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, एक मूवमेंट है, उसको ये ज्वाइन करते हैं। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हैं, उनके द्वारा इसको सेटअप किया जाता है।
तो उसी को ये ज्वाइन करते हैं इनिशियली पार्ट के अंदर में। फिर हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में इनका पार्टिसिपेशन होता है। और बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय में आप देखिए कि ये पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो पार्ट है वो बनते हैं। तो स्टूडेंट्स बाद में इनको किस वजह से याद किया जाता है, कौन से इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 1956 के समय में इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को या अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शो करने के रिगार्डिंग एक डिसीजन है वो लिया था। 1956 के समय ये जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, रेल मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस दौरान में महबूब नगर नाम की एक जगह है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के अंदर में है, वहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और उस समय इन्होंने अपना रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया था। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया था। एक आप देखिए कि आपको प्रेजेंट समय का पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर में काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं, काफ़ी सारे डैमेज होने के बाद में भी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं फिक्स होती। एक वो समय था जब यहाँ पे एक एक रेलवे एक्सीडेंट के बाद में मिनिस्टर अपना अकाउंटेबिलिटी को शो करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। वैसे आप देखिए अगर आपको वर्क के अंदर में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो फर्स्ट एज ए रेलवे मिनिस्टर के रूप से एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर के रूप से सेटअप होते हैं। बाद में आप देखिए कि जब हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ के बाद में ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं पावर को टेक ओवर करते हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप से इनके द्वारा सर्व किया गया था 2 ईयर के रिगार्डिंग में। 1964 से लेकर 1966 का जो समय है उस दौरान में इन्होंने पावर है उसको टेक ओवर किया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप से नेशन को सर्व किया। मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है इनका, एक स्लोगन, इनका एक नारा हुआ करता है, जय जवान एंड जय किसान। तो जय जवान आप देखिए कि जो सोल्जर्स हैं उनके रिगार्डिंग इन्होंने वर्क को कैसे कैरी आउट किया, उनके इम्पोर्टेंस को बताया, क्योंकि इन्हीं के टेन्योर के दौरान में पाकिस्तान के साथ में कन्फ्लिक्ट भी होता है, हमारा वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ था पाकिस्तान के साथ में। और 1962 के समय हम चाइना के साथ में आप देखिए कि लड़ाई है वो हमारा हो चुका था, तो वो एक हमारे लिए एक हार्श पीरियड था उस दौरान के अंदर में। तो फर्स्ट आप देखिए कि जय जवान जय किसान ये इनका जो नारा हुआ करता है, तो इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फाउंडेशन को कैरी आउट किया था। पहले जो PL 480 से जो यहाँ पे ग्रेन्स का सप्लाई हुआ करता था उसके अगेंस्ट में अपना जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसको कैरी आउट करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन के फाउंडेशन को कैरी आउट किया। पाकिस्तान वॉर के अंदर में नेशन है वो पार्टिसिपेट करता है। फिर अब लेके नेशनल जो हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि आप देखिए कि एग्रीकल्चर का ही एक अलाइड सेक्टर है, डेयरी का जो सेक्टर है उसके अंदर भी यहाँ पे एक इस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। फार्मर जो सोल्जर्स के रिगार्डिंग में हमने वॉर सिचुएशन के बारे में देखा, बैटल ऑफ हाजीपीर होती है 1965 के समय में, और फिर इंडिया कैसे विक्ट्री है वो अचीव करता है, ताशकंद के लिए जाते हैं। ताशकंद जो कि प्रेजेंट समय में तो रसिया का पार्ट नहीं है, उस समय USSR के अंडर में हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो MK गांधी के बारे में है। 1869 का वो समय है जब MK गांधी हैं उनका बर्थ होता है 2 अक्टूबर के समय। राजकोट का जो एरिया है, काठियावाड़ का जो एरिया है उस एरिया में, गुजरात के अंदर में। अब देखिए कि इनका तो मेजरली जो फिलोसफी है उसका इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में भी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में भी है, और फ्रीडम स्ट्रक्चर जो फ्रीडम हमारा स्ट्रगल का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर भी इनका कंप्लीट इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। इवन गांधी के जो विचार हैं, गांधी के जो आइडियाज़ हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है कंटिन्यूस एग्जिस्ट करता है। गांधी के जाने के काफ़ी दिनों के बाद में आप देखिए कि जब अफ्रीका जब अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में हुआ करता है, उनके आइडियाज़ को प्रमोट किया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा। और आप देखिए कि अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वही एक मोस्ट स्टेबल आपको नेशन के रूप से मिलेगा, कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो एक यहाँ पे डिस्टेबलाइज सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांधी के आइडियाज़ के थ्रू स्ट्रगल है उसको कैरी आउट किया था, उसी के थ्रू जो फ्रीडम है, इंस्टीट्यूशंस का जो बिल्डिंग है वो वहाँ पे कैरी आउट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें गांधी का साउथ अफ्रीका का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, गांधी साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं, कैसे वो साउथ अफ्रीका उनको सेव करने के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि इनका जो फिलोसफी है वो किसके रिगार्डिंग में है, सत्याग्रह के पर्सपेक्टिव से है। सत्याग्रह का इनका फिलोसफी है जो कि ट्रूथ
नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफरिंग है, उस पे आप उन आइडियाज़ के ऊपर में आप देखिए कि डिपेंडेंट है। कांग्रेस के अंदर में एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन करते हैं, बट एक ही बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसको हेड किया था। 1924 का वो सेशन है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? बेलगाम के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था। लास्ट ईयर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि बेलगाम सेशन के 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हैं, वो हुए हैं। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिस के ऊपर में, चाहे वो मेंस के अंदर में हो। कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा, कैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में मोर लोगों का पार्टिसिपेशन है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को मोर इंक्लूसिव है वो इनके द्वारा किया। एक तो आईएनसी का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें चेंज किया गया। लोकल लैंग्वेज के अंदर में जो जो थॉट प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में इनके रोल के बारे में, तो साउथ अफ्रीका में जब जाते हैं इंडियंस की सिचुएशन को वहाँ पे देखते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इनके द्वारा सेटअप किए गए थे, जैसे कि नटाल इंडियन कांग्रेस है। नटाल इंडियन कांग्रेस है जो इनके द्वारा सेटअप किया गया। इंडियन ओपिनियन नाम से एक न्यूज़पेपर है वो निकाला करते थे, जिसमें इंडियन ओपिनियंस को बताया करते थे। इंडियन ओपिनियन नाम से एक न्यूज़पेपर, ओपिनियन नाम से न्यूज़पेपर है। फोनिक्स नाम से एक फॉर्म इनके द्वारा सेटअप किया गया था 1903 के समय था। इंडियन ओपिनियन 1904 के समय में फोनिक्स फॉर्म है, ये फोनिक्स सेटलमेंट भी जिसको बोला करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जैसे कि लियो टोल्स्टॉय हैं, जैसे कि लियो टोल्स्टॉय हैं। लियो टोल्स्टॉय का आप देखिए कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू नाम का एक बुक है जिसका मेजरली इन्फ्लुएंस रहा। कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर में। जॉन रस्किन का एक किताब है अनटू दिस लास्ट, जिसमें ये सर्वोदया का जो कॉन्सेप्ट है कि जो लास्ट मैन है उसको भी आपको अपलिफ्ट करना है, तो उस बुक का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस वो मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये गांधी का फिलोसफी के बारे में था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आप देखिए कि डीपीएसपी के काफ़ी सारे ऐसे जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं जिसमें गांधीयन फिलोसफी, चाहे वो ग्राम स्वराज का फिलोसफी हो आर्टिकल 40 के अंदर में, खादी विलेज जो यहाँ पे हमारा लोकल इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करने के बारे में हो आर्टिकल 43 के थ्रू में आप देखिए कि न्यूट्रिशनल लेवल को प्रमोट करना हो, इंटरनेशनल पीस को सेटअप करना हो, आर्टिकल 51 के अंदर में है जो इंटरनेशनल पीस के रिगार्डिंग में। तो गांधीयन फिलोसफी है वो एग्जिस्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर में भी। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचू, उनके वाइफ के द्वारा प्रेसिडेंट को लिखा गया है कि यहाँ पे जो उनको अरेस्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 1980 का है, जिसके थ्रू उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि आप देखिए कि स्ट्रेटजिक वन काइंड ऑफ एरर है। उनके द्वारा किसी भी तरीके से इंडिया का जो सिक्योरिटी है, इंडिया का जो फ्रेंडली रिलेशन है, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे एनएसए के अंदर में अरेस्ट किया जाता है, उनको किसी भी तरीके से चैलेंज है वो नहीं किया गया था। एनएसए के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट आता है 1818 के समय में। उस समय भी इस तरीके का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है जिस बंगाल रेगुलेशन एक्ट के अंदर में था। फिर बाद में आपको मिलेगा कि हमारा जो रोलक एक्ट है जो 1919 के समय में आता है, रोलक एक्ट, जिसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में मेंशन किया गया, रोलक एक्ट आता है। बाद में आप देखिए कि ये जो एक्ट अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आते हैं। एनएसए एक्ट है, मीसा का जो एक्ट है वो हमको इमरजेंसी के समय मिलेगा, जो इंटरनल इमरजेंसी लगा था। बाद में एनएसए एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की रेगुलेशन है जो कि जो स्टेट है वो लगाता है किसी भी पर्सन के ऊपर में। अलग अलग ग्राउंड है, इंडिया का सिक्योरिटी है उसको हार्म नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस को किसी तरीके से डैमेज ना करे, पब्लिक ऑर्डर का आप देखिए कि किसी तरीके का डैमेज सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो यहाँ पे डिसीजंस लेता है। ग्राउंड है वो भी काफ़ी दिनों के बाद में बताए जाते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। और इवन आप देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो यहाँ पे जब उन ग्राउंड्स के बेसिस पे 1 ईयर के बाद में अगर उनको रिलीज करना है तो उस समय अदर ग्राउंड के बेसिस के ऊपर भी उनको अरेस्ट है वो किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ये कुछ टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर में सिचुएटेड काजीरंगा के बारे में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, उसके बारे में आपने रीड किया होगा। वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वन हॉर्न राइनो का जो मोर देन 70% का जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा के अंदर में मिला करती है। ब्रह्मपुत्रा का जो बैंक एरिया है वहाँ पे काजीरंगा सिचुएटेड है। नियर बाई एरिया से ब्रह्मपुत्रा है वो भी पास करता है आसाम के अंदर में। अभी उसी एरिया से कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में एक हाईवे प्रोजेक्ट है जिसको कैबिनेट ने अपना क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किया है। कैबिनेट ने अपना क्लियरेंस प्रोवाइड किया। कुछ दिनों पहले हमने काजीरंगा के बारे में क्या रीड किया था, हमने रीड किया था स्टूडेंट्स की काजीरंगा के अंदर में जो सिर्फ आप देखिए वन हॉर्न राइनो टाइगर्स इनका ही पॉपुलेशन नहीं है। कुछ यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बटरफ्लाई है उनका भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिटी है वो मिला है। तो इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाई हैं उनका भी संख्या है वो बेटर नंबर्स में वहाँ पे देखने के लिए मिला है। बिग फाइव नाम का जो स्पीसीज है जो यहाँ पे फाइव आप देखिए कि बिग स्पीसीज हैं जो मिला करती हैं काजीरंगा के अंदर में। कौन कौन सा वो 5 स्पीसीज हैं, तो एक तो आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो है, एक तो वन हॉर्न राइनो है। नेक्स्ट आप देखिए कि बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट आप देखिए कि बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर के अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है। इसके अलावा वाइल्ड वाटर बफेलो है, वाइल्ड बफेलो है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो बारहसिंगा हुआ करता है, बारहसिंगा जिसको कि हम यहाँ पे ईस्टर्न स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं, ईस्टर्न स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 जो बिग स्पीसीज है वो मिला करती हैं काजीरंगा के अंदर में। जो हाईवे यहाँ पे जो निकलेगा हाईवे के रिगार्डिंग में इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सन्स के द्वारा कंसर्न भी हैं इसके पर्सपेक्टिव से कि वाइल्ड लाइफ का जो स्पीसीज है उनको किसी तरीके से उनका डिस्टरबेंस है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए। एलिवेटेड वे के थ्रू इसको पास किया जाएगा, बट जो कोलिजन या इंसिडेंट्स हैं वो ना इंक्रीज हों। साउंड पोल्यूशन का भी एक वहाँ पे जो जो कंसर्न्स हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सन्स को है। आसाम के अंदर में जो टाइगर सॉरी नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? काजीरंगा जैसे अभी हमने रीड किया, तो आसाम के अंदर में कितने नेशनल पार्क हैं? क्या वहाँ पे 8 नेशनल पार्क हैं वो सिचुएटेड हैं स्टूडेंट्स? कुछ नेशनल पार्क आपने जरूर से देखे होंगे, जैसे काजीरंगा है वैसे ही आप देखिए कि आपने मानस के बारे में भी रीड किया होगा। मानस जो है, अभी हमने कुछ दिनों पहले भूटान के साथ में रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में रीड किया था। तो आप देखिए कि भूटान के अंदर में रॉयल मानस नाम से जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भूटान में सिचुएटेड है। और मानस जो है वो कहाँ पे है? इंडिया के अंदर में है, ये आपको पता होना। मानस के अलावा आप देखिए कि नामेरी है। मानस के अलावा नामेरी है। नामेरी के अलावा ओरांग है, क्योंकि राजीव गांधी ओरांग के नाम से भी जानते हैं। डिब्रू सिकोवा है, रायमोना है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, दिहिंग पटकाई है। और एक रिसेंटली भी यहाँ पे जो पार्क है वो डेजिग्नेट हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो टोटल यहाँ पे नेशनल पार्क है आसाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कप सिरप के रिगार्डिंग में एक इंसिडेंट है वो सामने आया है। तो इंडियन जो फार्मा का जो सेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं वो हुआ करते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये तो जेनरिक कोई कप सिरप है जिसमें ऐसा इंसिडेंट सामने आया। अब ड्रग को बैन है वो किया गया है, चिल्ड्रंस का डेथ हुआ है, कुछ जो पर्सन है वो अरेस्ट सिचुएशन में है, यहाँ सॉरी अरेस्ट नहीं हॉस्पिटलाइज सिचुएशन के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक तो आप देखिए कि ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है जो ड्रग सेक्टर के रिगार्डिंग में रेगुलेशन को कैरी आउट करता है। एक हमारे यहाँ पे CDS CO नाम से भी ऑफिस है जो कि यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करता है ड्रग के पर्सपेक्टिव से। और रिकॉल का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट हो किसी भी यहाँ पे ड्रग के रिगार्डिंग में तो उसको प्रॉपर मार्केट से रिकॉल है वो किया जा सके, इसका एक प्रॉपर डाटा रिपोजिटरी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। कतर के अंदर में आप देखिए कि डेट इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था जिसको कि मैक्सिमम कंट्रीज ने कंडेम किया था। हमारे नेशन ने भी उसको कंडेम किया था उस दौरान में। और उसी दौरान में वो जो अरब एंड सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का जो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो भी साइन हुआ था।
अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, अभी कतर में जो अटैक हुआ उसके रिगार्डिंग में ट्रंप ने, यूएस के जो लीडर हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा है कि कतर का जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा। यूएस के द्वारा प्लेज लिया गया है कि सभी जो मेजर्स हैं वो यूज किए जाएंगे। एनर्जी रिच जो कतर का जो टेरिटोरियल एरिया है उसमें कोई भी अटैक होता है तो उसको डिफेंड करने के रिगार्डिंग में। तो ये कतर के पर्सपेक्टिव से है, वेस्ट एशिया में है हमारा, तो एनर्जी सप्लाई के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये नेशन है। हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो जो वर्कर के रूप से वहाँ पे विजिट हैं वो भी करते हैं, तो रेमिटेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इसराइल के द्वारा आप देखिए कि एक जो यहाँ पे पीस प्रपोजल आया था उसके बाद में भी इसराइल के द्वारा गजा के अंदर में लोगों को कहा है कि आप अपना एरिया को लीव कीजिए, और वहाँ पे जो कंटिन्यूस अटैक है वो कैरी आउट किए गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। तो इजराइल सिचुएशन के बारे में था ये आप देखिए आज के न्यूज़पेपर का कुछ न्यूज़ हमने यहाँ पे रीड किया, आप भी इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक